नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी हम लोग के पास कि सर सामान्य विज्ञान या जनरल साइंसेज स्टार्ट की जाए। तो उसी क्रम में हमने सोचा कि एक नई पहल स्टार्ट की जाए जिसके साथ हम लोग सामान्य विज्ञान सबसे पहले इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम टोटल 30 से 40 क्लासेस मैक्सिमम लेंगे और इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। जिसमें आपके सामान्य विज्ञान के 3 पोर्शन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों खत्म किए जाएंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस एक करते हैं। एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल देखते हैं कि साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं जो केवल साइंस है, इसमें टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया गया है। जो मॉडरेटली डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है यानी कि इजी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट के 9 क्वेश्चन जो है इजी लिखे हुए हैं, बट इनमें मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 2020 में यूपीपीसीएस में कुल 12 प्रश्न आए थे, इसमें भी प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है तो यानी कि 5-6 प्रश्न कम से कम और इसमें इंक्रीज हो सकते हैं अगर साइंस एंड टेक की पढ़ाई की जाए तो। यानी कि 15 से लेकर के 20 प्रश्न हर वर्ष पूछ लिए जाते हैं, एवरी ईयर, ठीक है ना। ऐसा होता है कि जो भी कमीशन है वो आपसे 15 से 20 प्रश्न साइंस को लेके पूछता है। और इस समय साइंस का ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रश्नों के जो बनाने का क्रम है वो पिछले प्रश्नों के क्रम से थोड़ा सा भिन्न हो चुका है, यानी कि वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं जो मॉडरेटली डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। आप इजीली उसे कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। इसी के साथ अगर हम यूपीएससी की एक बार प्रीलिम्स टॉपिक को देखते हैं तो पता चलता है 2012 से लेकर के 2016 के बीच में ऑन एन एवरेज 15 प्रश्न से ऊपर ही पूछे गए हैं। 21 प्रश्न, 12 प्रश्न, 14, 27 और 30 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा जनरल साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, तो प्रश्नों का जो पूछने का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसके बाद के वर्षों में देखते हैं तो यहां से 2017 से 2020 तक के प्रश्न भी लिखे हुए हैं जनरल साइंस के। इसमें आपके 12 प्रश्न ऑन एन एवरेज 22, 13, 25 2017 में। तो यूपीएससी में भी जो साइंस एंड टेक का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, जो इसका अंश है पूरे पेपर में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो यूपीएससी हिंदी को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे आपको, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपको डिस्टरबेंस होती है तो मत मत ऑन करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस खत्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़े रहिए। तो बुक एंड रेफरेंसेस में आते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारी बुक्स जो कि यूपीएससी हिंदी के लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, ठीक है, उसे दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें से आप एक पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है उसे ले लीजिए। और मैं रेकमेंड करूंगा कि या तो महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है, या फिर टू द पॉइंट ये जो आती है क्रॉनिकल की, इस दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो रिवीजन के लिए सामान्य विज्ञान ये दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति इस समय आई हुई है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे लेक्चर्स के साथ में आप कोशिश करिए कि पूर्वावलोकन के प्रश्न को, जो भी मैं पोर्शन पढ़ाता हूं उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आप एक लेक्चर में नहीं पा सकते। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप एज ए होल और कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सबका सार पढ़ाया जाए, वरन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छूट सकती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है एक पूर्वावलोकन कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रखिए और विज्ञान का उसके साथ साथ में करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, जिसको आप जीव विज्ञान या बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्यों स्टार्ट करना, इसका भी रीजन है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पोर्शन है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर इससे 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अकेले बायोलॉजी 10 प्रश्नों को यानी कि 10 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे पोर्शन को स्टार्ट करते हैं जो कि थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए लेस इंटरेस्टिंग होता है और नंबर भी आपको दिला सकता है अगर आप एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये बहुत ही दिल मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इससे भागे नहीं, इसको पढ़ें, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। मैं सबसे लास्ट में कोशिश करूंगा चार्ट और टेबल के माध्यम से आपको बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस
होके एक 3-4 पेज की चार्ट एंड टेबल प्रोवाइड कर दूं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एज ए समरी। तो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं, इससे जुड़िए। आइए डिस्कस करते हैं लाइफ साइंसेज में हम लोग क्या पाठ्यक्रम होगा। तो पाठ्यक्रम में जीवन की उत्पत्ति होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या पढ़ा जाता है, अध्ययन के क्षेत्र की किस किस विषय के अध्ययन को क्या कहते हैं। इससे आए दिन एक प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो लगभग एक प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित पूछा जाता है हर वनडे एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा वर्गीकी अथवा वर्गीकरण कि किस प्रकार से जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है, 5 कौन कौन सी टाइप है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, सेल, उसके जो भी अंग आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, बॉडी का या सेल का, ठीक है, लाइजोसोम, या बहुत सारी चीज़, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी। उसको हम लोग धीरे 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 एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ेंगे। ऊतक और रक्त जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊतक मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, और रक्त यानी कि ब्लड, ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है, आरएच फैक्टर, उसके बारे में। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, इस पोषण या न्यूट्रिशन चैप्टर में आ जाएगा आपका विटामिन, ठीक है, विटामिन आ जाएगा, ठीक है, जो भी होता है ABCDE ठीक है, ये सारे विटामिन आ जाएंगे। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में कौन सी हड्डी कहाँ पे ज्वाइंट है और कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है। फिर श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे, किस तरह हम लोग सांस ले रहे हैं, किस तरह से श्वसन और सांस लेना, ब्रीदिंग में किस तरह से रेस्पिरेशन, वर्सेस ब्रीदिंग, क्या डिफरेंस है सांस लेना और श्वसन में, ठीक है। फिर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, कौन कौन से आर्गन है जो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में या एक्सक्रेशन में आएंगे तो आपकी किडनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उत्सर्जन में, ठीक है, या फिर आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, तो किस तरह से उत्सर्जन के क्या क्या माध्यम है, किस तरह से उत्सर्जन होता है, किस तरह से किडनी नेफ्रॉन के बेसिस पे काम करती है, ठीक। फिर विविध में एक हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, तो परिसंचरण तंत्र, किस तरह से ब्लड जो है परिसंचरण करता है, ठीक है। अंतःस्रावी कौन कौन से तंत्र हैं, जैसे अंतःस्रावी मतलब होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर आता है मानव रोग प्रतिरक्षा, कि मानव किस प्रकार से रोगों से प्रतिरक्षा लेता है, ठीक है। फिर हम लोग अनुवांशिकी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोर्शन अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी का पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग परीक्षा प्रश्नों को साथ में ही कोशिश करेंगे कि करते हुए चले, वरन अगर नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में हम लोग उसको एक बार समराइज करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको, और चार्ट और टेबल जो मैं देने की बात कर रहा था वो चीज़ है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यूपीएससी हिंदी का ये एक नया, समझ लीजिए, इनिशिएटिव है। तो इसके साथ जिन भी बच्चों को साइंस एंड टेक पढ़ना है वो इसके साथ जुड़े, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी लास्ट आते आते हम आपके सिलेबस को समअप करने की कोशिश करें, ठीक है। 30 से 40 क्लासेस मैं कह रहा हूं, तो जनवरी लास्ट आते आते आपकी 34-35 क्लासेस हो जानी चाहिए। तो हम 75% प्लस जो है पोर्शन कवर कर चुके होंगे तब तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। स्टार्टिंग में ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग में आपको पता है कि ये ब्रह्मांड नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, ठीक है। ब्रह्मांड में होता क्या क्या है, तो दो ही चीजें होती हैं, स्पेस एंड स्टार्स, ठीक है। हाँ, इसी में प्लैनेट्स और मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, ये सारे कुछ आते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि जब ब्रह्मांड नहीं था तो सब कुछ जो है एक जगह पर केंद्रित था। जिस जगह पर केंद्रित था इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, ठीक। पूरा ब्रह्मांड एक जगह पर केंद्रित है जिस रूप में, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। और मैथमेटिकली इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम डी से दिखाते हैं, इसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उसमें विस्फोट होता है। इस जो एकमात्र सिंगुलैरिटी है, इस जहां में और कुछ भी नहीं है, इसमें विस्फोट होता है, तो इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो हमारा जो यूनिवर्स है
वो करीबन 14.7 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो डेटा है थोड़ा बहुत वो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। सिंगुलरिटी यानी कि बिग बैंग थ्योरी आई। अब प्रश्न ये आता है कि बिग बैंग थ्योरी दिया किसने, तो एक जॉर्ज लेमेंथियर, ठीक है, लेमेंथियर या लेमेंथियर, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी को, जिनको फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, ठीक है। फिर एक आए हबल। हबल ने क्या बताया कि ये जो यूनिवर्स है ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। मतलब तारों से तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, कुल मिला के हमारी जो पृथ्वी है वो आपकी आती है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व आपकी हमारी पृथ्वी जो है, या हमारा सौरमंडल जो है, उसका निर्माण होता है। हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है, ठीक। तो हमारा सोलर सिस्टम आता है। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स उस टाइम थे, ठीक है। अभी कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, ठीक है। 8 प्लैनेट में आपका प्लूटो नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि प्लूटो जब सूर्य की परिक्रमा करता था तो वो दूसरे की कक्षा को काटता था, इसलिए प्लूटो को आईएयू ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटा दिया है ग्रहों की कोटि से। तो अब हमारे पास टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। और तारे क्या होते हैं, तारे वे होते हैं जिसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है और उसके माध्यम से उनके पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है। अब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, तो जब आपकी पृथ्वी बन चुकी है, ठीक है, और इसके साथ में 8 प्लैनेट बन चुके हैं, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, ठीक है, समय के साथ। तो इसमें कई लोगों ने सिद्धांत दिया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसको वॉन हेलमोंट महोदय ने अपना सपोर्ट किया। ये थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, यानी कि स्वतः जननवाद। इन्होंने कहा, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की, निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इससे लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति हुई है। अब वॉल हेलमोंट ने एक प्रयोग भी कर दिया। इन्होंने क्या किया कि टोटल 2 प्रयोग किए थे। इनका कहना था कि गेहूं की जो बाली होती है उसके साथ चूहे हुए और जो कीट पतंगे हैं वो पैदा हो जाते हैं। दूसरा, निर्जीव चीज का एक प्रयोग इन्होंने ये किया, वॉन हेलमोंट महोदय ने, जो कि सपोर्ट करते थे। इन्होंने ये किया कि एक पसीने से भीगा हुआ कपड़ा लिया, सपोज करिए कपड़ा है, ठीक है, और इसे इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि चूंकि ये निर्जीव चीज थी, पसीने से भीगा हुआ कपड़ा इज अ निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग्स, और उसको जब रख दिया इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि देखिए छोटे छोटे मक्खी, मच्छर और अन्य जीवाणु जो है इस पे छोटे छोटे पनप रहे हैं, यानी कि ये निर्जीव चीज से सजीव चीजें पैदा हो रही हैं, ठीक। फ्रांसिस्को रेड्डी महोदय कौन थे, फ्रांसिस्को रेड्डी महोदय ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ये बात तो मूर्खता है, ये कहां से आप कह रहे हैं कि निर्जीव चीजों से कुछ भी पैदा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं नहीं पैदा होगा। इन्होंने क्या किया कि बीकर लिए, ठीक है, 2 या 3 बीकर लिए, मैं आपको 2 से बता रहा हूं, या 3 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। एक बीकर में ऊपर कॉर्क लगा दिया, नीचे में कुछ चीजें रख दी, दूसरे में कपड़ा बांध दिया और कुछ चीजें रख दी, और तीसरे को ओपनली कुछ चीजें रख के खुला छोड़ दिया। तो इन्होंने ये देखा कि जो खुले हुए थे उसमें तो आपके कीट पतंगे, छोटे छोटे अन्य जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, जीव पैदा हो रहे हैं, ठीक है। जो कपड़े वाले थे उसमें उससे छोटे, यानी कि जो कपड़े के रास्ते जा सकते हैं या फिर पनप सकते हैं, ठीक है, उस बोतल में पैदा हो रहे हैं।
और तीसरा जिसमें कॉर्क लगा हुआ था, उसमें जो इन्होंने सामान रखा था, मांस का टुकड़ा, ठीक है, सब में मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, इसमें जो है इन्होंने मांस का जो टुकड़ा रखा था, इसमें देखा कि कॉर्क लगा हुआ है और इसमें कुछ भी पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने फिर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि निर्जीव चीजों से सजीव चीजें पैदा हो रही हैं, क्योंकि मैंने मांस का टुकड़ा रखा जो कि अब निर्जीव है और मैंने कॉर्क लगा दिया तो इसमें कुछ भी पैदा है सच नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थ्योरी कोई बहुत कारगर थ्योरी नहीं थी। दूसरा आता है जीव जननवाद, परंतु एक चीज और बतानी है, परंतु जो अरस्तु महोदय थे ये ताल्लुक रखते थे, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, यानी कि स्वतः जननवाद को मानते थे, ठीक है। और स्टार्टिंग में कई वर्षों तक, लगभग 2000 वर्ष तक ये स्वतः जननवाद की थ्योरी जो है अस्तित्व में बनी रही। दूसरा है जीव जननवाद। जीव जननवाद जो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। जीव जननवाद की थ्योरी जो है ये कहती है कि स्वतः जननवाद के विरोध करती है। ये कहती है कि केवल जीवित चीजों से, केवल जीवित चीजों से ही जीवित चीजें पैदा होती हैं, यानी कि सजीवों से ही सजीवों की उत्पत्ति होती है, सजीवों से ही सजीवों की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक। तो इसमें जो है सबसे पहला जो मत दिया वो दिया रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने जीव जननवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद लुई पास्चर हमारे आते हैं, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। लुई पास्चर महोदय आते हैं और ये क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करना चाहते हैं जीव जननवाद का। तो आप जानते हैं कि पास्चराइजेशन के लिए, यानी कि दूध जो हम लोग पैकेट का लाते हैं और वो कई दिन तक, 3-4 दिन तक चलता रहता है, वो कैसे चलता है, उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है, अर्थात उसको गर्म किया जाता है एट द बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो होता क्या है कि जो उसमें उपस्थित बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यानी कि ऐसे जनरल दूध आप रखेंगे तो 1 दिन चलेगा, पाश्चुरीकरण वाला दूध जो है 3-4 दिन चलता है अगर आप उसको कोल्ड स्टोर करते हैं, यानी कि फ्रिज में स्टोर करते हैं, ठीक। इसी कारण से हम लोग घर में भी पाश्चुरीकरण की एक छोटी सी प्रक्रिया अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, जब अपने दूध वाले से या ग्वाले से दूध लेते हैं तो हम उसे गर्म करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद रखते हैं, तो वो 1 दिन बड़े आराम से चलता है। अगर आप उसको गर्म मत करिए तो उसमें उपस्थित जो भी जीवाणु है, ठीक है, वो उसको मतलब दूध वैसा नहीं रह जाएगा और फट जाएगा, ठीक। तो लुई पास्चर महोदय क्या करते हैं कि हंस की गर्दन वाली, सपोज करिए ऐसी कुछ लिया होगा उन्होंने, ऐसे बीकर्स लेते हैं, ठीक है, हंस की गर्दन वाली बीकर्स लेते हैं और ये कहते हैं कि इस रास्ते धूल के कण इत्यादि नहीं जा पाएंगे। जैसे धूल के कण अगर चले भी गए तो यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एक को ये बंद कर देते हैं और ये भी जो है मांस का शोरबा या मांस को जो है स्टरलाइज करके यहां पर रख देते हैं, ठीक। इन्होंने देखा कि जो बंद किया हुआ फ्लास्क था, जब इसको छोड़ देते हैं तो इसमें किसी तरह के जीवाणु या बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक। परंतु यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक, जो ओपन है। तो ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए भाई, है क्या कि मैंने इसको जब बंद कर दिया तो इसमें मांस का जो टुकड़ा था हमारा, उससे कोई भी जीव नहीं जन्म पाया, ठीक है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिला उसको जाने का। लेकिन सजीवों से ही होता है, तो इधर से जब सजीव चीजें गई तो वहां पर अंदर भी मतलब जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहां पर क्या वृद्धि कर पाते हैं, ठीक है। कि अगला थ्योरी आता है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद की थ्योरी रिक्टर ने दी। RICHTER, ठीक है, रिक्टर महोदय ने दी। नाम कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक मोटी मोटा बता रहा हूं, ठीक है। ब्रह्मांडवाद क्या थ्योरी थी? ब्रह्मांडवाद की थ्योरी ये थी कि हम मानते हैं कि अनेक ग्रह हैं जिसमें से हमारी पृथ्वी एक है, ठीक। तो ये मानते हैं कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन स्टार्ट हुआ,
रिक्टर ने कहा कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, कि ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह पर हुई, और वो वहां से, ठीक है ना, किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से, सपोज करिए कि कोई एस्टेरॉयड, कोई क्षुद्र ग्रह या छोटी छोटी चीजें जो भी होती हैं, ठीक है, वो पृथ्वी पर गिर रही हैं, कोई क्षुद्र ग्रह गिर रहा है, ठीक है ना, कोई उल्का गिर रही है पृथ्वी पर, तो जब ये उल्का गिरती है तो ये अपने साथ जो जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो भी बीजाणु हैं, स्पोर्स और जर्म्स हैं, या फिर जो भी चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं, जिस तरह का भी जीव द्रव्य है, वो पृथ्वी पर अपने साथ लेती आती है, ठीक है। और इसको जो है अरेनियस और हेल्महोल्ट्ज ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिक्टर महोदय जो सोच रहे हैं वो सही है, कि पृथ्वी के बाहर कहीं जीवन रहा हो, और जब पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर रहे हो, ठीक है ना, जब उनके साथ में जीव द्रव्य पृथ्वी तक ट्रेवल कर गया हो, उसी में चिपक कर, या उसके साथ में, या उसके अंदर किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ठीक। चौथा आता है सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मान्यता है, वो थ्योरी क्या है? रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। इसमें एक व्यक्ति है आईए ओपेरिन। अब देखिए, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। आईए ओपेरिन महोदय 1924 में एक ओरिजिन ऑफ लाइफ करके अपनी एक बुक लिखते हैं। बाद में एक हाल्डन महोदय भी, ठीक है ना, उनको जो है सपोर्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं ओपेरिन महोदय ने कहा क्या। ओपेरिन महोदय कहते हैं कि जो भी जीवन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक चीज है, जिसको मूल रस अथवा आदि रस कहिए, प्राइमोर्डियल सूप कहिए, यानी कि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम लोग जीव द्रव्य के नाम से समझिए जानते हैं, कि जीवन के लिए आदि रस या मूल रस या प्राइमोर्डियल सूप की जरूरत होती है। उसी से, उसी के रासायनिक क्रम में, उसी के विघटन से, उसी के विकास से, उसी के साथ दूसरे के साथ जुड़ने से, ठीक है, हमारा जो अभी का लाइफ है, जो जीवन है, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक। हाल्डेन महोदय आते हैं और हाल्डेन महोदय इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, ओपेरिन जी ने जो कहा अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ लाइफ में, वो मैं भी उस चीज से सहमत हूं। तो इस सिद्धांत को ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत कहते हैं। इनके हिसाब से हुआ क्या कि जो भी मूल रस या आदि रस है, उससे जीवन की उत्पत्ति हो रही है। पृथ्वी पर सबसे पहले केवल ऋणावेश थे, ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, मुक्त मूलक उपस्थित नहीं है। मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ऋणावेश है, तो पृथ्वी पर उपस्थित क्या है? कुछ सरल कार्बनिक पदार्थ, बहुत ही सरल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, ठीक है। ये सरल कार्बनिक पदार्थ अल्ट्रावायलेट या किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, जो भी ऊर्जा का सोर्स है, तो ऊर्जा का सोर्स क्या हो सकता है? एक तो सूरज से आने वाला प्रकाश जो अल्ट्रावायलेट किरणें देगा, ठीक है वो, या फिर अगर बिजली चमकती है, ठीक है, तड़ित चालक, तो उसके मदद से ये सरल कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? थोड़े थोड़े चेंज करना शुरू करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनमें अमीनो अम्ल आता है, वसा आता है, या वसीय अम्ल आता है, इत्यादि चीजें आती हैं, ठीक। फिर आगे चल के ये जटिल कार्बनिक पदार्थ समय के साथ चेंज होना शुरू करते हैं और आपस में रिएक्ट होकर चेंज होना शुरू कर रहे हैं। जैसे शर्करा मंड में चेंज हो जा रही है या स्टार्च में चेंज हो जा रही है, ठीक है। ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से पॉलीसेकेराइड्स बन रहा है, ठीक है। अब फर्दर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, जो इनके इनके सहयोग से जो ये चीजें बनी, अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये जब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और सेम रिएक्शन हो रहा है कि कोई ऊर्जा का बाहरी स्रोत मिला, ये तीनों आपस में मिले, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन में एक गुण होता है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन में ये गुण होता है कि स्वतः द्विगुणन कर सकता है, यानी कि ये विभाजित हो सकता है, ठीक है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन स्वतः द्विगुणन कर सकता है, यानी कि विभाजित हो सकता है। लेकिन एक चीज और जाननी जरूरी है कि ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन स्टार्टिंग में बनता है,
ये पहला तो परपोषी होता है यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करता है, और अवायुवीय होता है यानी कि एनारोबिक होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है यानी कि परपोषी होता है, और एनारोबिक होता है। ठीक, एनारोबिक होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे, यानी कि ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैं आपको आगे बताऊंगा, बस जान जाइए कि ये हेट्रोट्रॉपिक है, परपोषी है, अवायवीय है और प्रोकैरियोट है। ठीक है? धीरे धीरे इसका चेंज होता है बीजीए में। बीजीए क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में या उसी तरह के जो भी नए बनने वाले हैं कोशिकाएं, या फिर मतलब वर्तमान में इसी प्रकार के जो है, जो पहला जीवन स्टार्ट होता है, ये नील हरित शैवाल के रूप में स्टार्ट होता है, जो कि यूकैरियोट धीरे धीरे उत्पत्ति है इनकी। ठीक है? तो इनमें एक क्वालिटी ये होती है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो यानी कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो यानी कि अपना भोजन खुद बनाएंगे, यानी कि ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। ये पहले परपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉप थे, अब ये क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप। ठीक है ना? ये ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टर रखेंगे। ठीक, तो इनसे ऑक्सीजन निकलेगा, CH4 निकलेगा, और भी बहुत सारी चीज बनेंगी आगे चल करके। ये लिपिड मेम्ब्रेन का एक फॉर्मेशन करेंगे, लिपिड मेम्ब्रेन का, और लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है, लिविंग सेल्स, आपकी जीवित कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब एक प्रश्न और पूछा हुआ है जिसमें यह है कि 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो शायद ये यूपीपीसीएस में ही पूछा हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण कब हुआ है, तो 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसमें जानने वाली क्या चीज है? जो वर्तमान की थ्योरीज आती हैं, ठीक है, उसमें यह कहा जाता है, मतलब इसके बाद जो थ्योरी आई, वर्तमान का मतलब इसके बाद जो थ्योरीज आई, उसमें यह कहा गया कि जो आपका ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत जटिल है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? एक जटिल या जटिलतम पदार्थ है। ठीक है? तो ये जो है, ये केवल सेल्स के अंदर में ही बन सकता है, यानी कि किसी भी कोशिका के अंदर में ही बन सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि न्यूक्लियोप्रोटीन पहले बना और लिविंग सेल बाद में आई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आने वाले समय में होने लगा। बहरहाल ये एक तरीका है जो सर्वमत से स्वीकार किया गया है, यानी कि इस जो थ्योरी का नाम है वो है रासायनिक संश्लेषण थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, और मटेरियलिज्म थ्योरी या पदार्थवाद। ठीक है? अब आगे चलते हैं। एक चीज और है, ऑक्सीजन क्रांति। तो मैंने बताया कि जो पहले पृथ्वी का वातावरण था वो कैसा था? अपचायक था। ठीक है? अपचायक था। धीरे धीरे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के आने के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है? यानी कि ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। धीरे धीरे जब ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है तो जो पृथ्वी का वातावरण है वो अपचायक से आक्सीकारक हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि पहले रिड्यूसिंग था, अब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ZING SING। ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उद्विकास का सिद्धांत। तो इसी को, सॉरी, जो अपचायक था पहले वातावरण, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपस्थिति ब्लू ग्रीन से या अन्य जीवित चीजों से जब ऑक्सीजन का संश्लेषण होना शुरू होता है, जो विश्वपोषी पौधे हैं वो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो पूरा जो वातावरण है वो धीरे धीरे ऑक्सीकारक हो जाता है। इसी प्रक्रम को, यानी कि अपचायक से ऑक्सीकारक बनने के प्रक्रम को ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। ठीक है? अब आता है उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, सबसे पहला इसमें जो सिद्धांत आता है वो आता है उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत, या इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है ना? वंशानुक्रम को मान लीजिए इनहेरिटेंस, और
उपार्जित लक्षणों को कह दीजिए एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। उपार्जित लक्षण यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, या लैमार्कवाद, ठीक। तो जो लैमार्क महोदय थे वो फ्रांस के थे और इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी फिलोसफी जूलॉजिक। तो इनका कहना ये था, मोटी मोटा समझ लेते हैं, इनका कहना ये था कि जो भी अ, मतलब उपार्जित लक्षण है, जैसे आपने कुछ अर्जित किया, सपोज करिए कि आपने बहुत मेहनत करके, ठीक है, अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए कुश्ती सीख ली और आपने बढ़िया शरीर बना ली, ठीक। तो आपका जो बच्चा होगा, ठीक है, उसकी शरीर पैदा होते ही या कुछ समय बाद सिक्स पैक अपने आप आ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, बाद में इसको अस्वीकार कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि राजा का बेटा राजा ही पैदा हो जाए, ठीक है, मुकुट के साथ पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। परंतु इनका जो था कि उपार्जित लक्षण जो होते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं, वो वंश के साथ यानी कि वंशानुक्रम यानी कि इनहेरिट होते हैं, यानी कि नीचे वाली पीढ़ियों में अपने आप चले जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसानी से मैंने आपको बताया, अब समझते हैं इनका सिद्धांत क्या है, जो कि फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, इनकी बुक का नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या धारणा इसमें बताई गई, इसमें बताया कि किसी भी जीव में बड़े होने की प्रवृत्ति है, यानी कि वो बड़ा होना चाहता है, बढ़ना चाहता है। किसी भी जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव होता है, अर्थात मान लीजिए आप अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए आप अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी कानी उंगली या लिटिल फिंगर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इनके हिसाब से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, और यही चीजें जो है अगली पीढ़ी में चली जाएंगी। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो सब लोग लगभग जानते होंगे। इन्होंने कहा कि मान लीजिए बकरी है, ठीक है, या जिराफ कैसे बना, ये बताना चाहते थे कि जो लंबी गर्दन का जिराफ है ये बना कैसे, ठीक है ना, आखिर में इसकी इतनी लंबी गर्दन हुई कैसे। तो ये बताते हैं कि बकरी है वो नीचे के आसानी से पाए जाने वाले श्रब्स को चर रही है, ठीक है ना, खा रही है। फिर धीरे धीरे इसने अपने पहले पैर और गर्दन का प्रयोग करना बंद किया या शुरू कर दिया, सॉरी, इन्होंने धीरे धीरे अपने पहले पैर और गर्दन का प्रयोग करना शुरू किया। अब छोटी झाड़ियां खत्म होने के बाद ये थोड़ी लंबी झाड़ियों को भी पा जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये झाड़ियां खत्म हो गई तो उससे लंबी झाड़ियों को भी ये पा जा रही है, ठीक। और इस प्रकार जो है ये जिराफ में बदल गई कि ये लंबे लंबे पेड़ों को पाना शुरू कर दी, ठीक। ये ऐसा इनका कहना है, ठीक। तो इनके आप कंसेप्ट को याद रखेंगे। इनका कंसेप्ट क्या है, इनका कंसेप्ट है कि उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि जो भी आप पाते हैं वो आपकी संतानों में हस्तांतरित हो जाता है, ठीक है। और इनकी एक बुक है फिलोसफिक जूलॉजी, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि पहले जो जिराफ थे वो बकरियों की तरह होते थे और छोटे छोटे श्रब्स को खाते थे, झाड़ियों को जो उनको आसानी से मिल जाती हैं जैसे बकरियां खाती हैं। परंतु समय के साथ जब वहां की श्रब्स खत्म हो जाती हैं तो वो थोड़े ऊंचे वाले श्रब्स को खाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने अगले पैर और गले का प्रयोग करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों में अगला पैर और गला ज्यादा विकसित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो स्ट्रगल करते हैं तो उनके आने वाली पीढ़ियों में गला उससे ज्यादा विकसित होता है और पैर ज्यादा लंबे होते हैं, पहले पैर दो ठो। फिर उस जब वो स्ट्रगल करते हैं, जब उनकी वो उस तरह की छोटी झाड़ियां खत्म हो रही हैं, तो वो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं, उनको कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनके बड़े पैर बिल्कुल जिराफ के साइज के बहुत लंबे और गर्दन बिल्कुल एक मंजिला यानी कि 12 फीट की होती है, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि धीरे धीरे मेहनत जैसे जैसे आप कर रहे हैं वो आपके वंश में यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स में, संतानों में धीरे धीरे से चला जा रहा है। अगला आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1859 महोदय में डार्विनवाद, यानी कि डार्विन महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसको प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। चयन या वर्ण एक ही चीज है,
ठीक ना। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम मैं यहां बता दे रहा हूं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। 1859 में ये बुक लिखी हुई है इन्होंने। इसमें ये देते हैं उद्विकास का सिद्धांत, यानी कि इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रकट करते हैं। ये चार चीजें बताते हैं कि कोई भी जो भी जीव जंतु है वो ओवर प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि संतान उत्पन्न करने की असीमित क्षमता रखता है। दूसरा कहता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि अपने जीवन के लिए, अपने एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है, यह करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको सरवाइव करना है तो। तीसरी चीज कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर तीन व्यक्ति हैं जिसमें से एक बहुत शक्तिशाली है, एक उससे कम शक्तिशाली, एक सबसे कम शक्तिशाली, तो जो बहुत शक्तिशाली है वो सरवाइव करेगा, कि वो दोनों को हरा सकता है, ठीक है। यानी कि जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे फिट होगा इस नेचर में, वही सरवाइव करेगा, अन्य नहीं रह जाएंगे। उसके बाद कह रहा है वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, ठीक। अब देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चारों चीजों को इन्वॉल्व करती है। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा हुआ है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है इनकी, वो किन चीजों को या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किन चीजों को इन्वॉल्व करता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को करता है, और वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस को करता है, ठीक है ना। मतलब कि इनहेरिटेंस जो भी नीचे जा रहा है, वंशानुक्रम है, वो धीरे धीरे वेरिएशन के साथ जाता है, यानी कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा स्मार्ट होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं कि इन्होंने कहा, जो लैमार्क महोदय ने कहा था, ये उससे वो नहीं रखते हैं, मतलब इनका मत उनके साथ एग्री नहीं करता है। ये कहते हैं कि लंबी गर्दन वाले जो थे जिराफ, वो पहले से मौजूद थे, ठीक है ना। लंबी गर्दन वाले जिराफ पहले से मौजूद थे। जब छोटी झाड़ियां थी तो ये तीनों मिलकर खाते थे। जब छोटी झाड़ियां नहीं रह गईं तो ये जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे ये क्या हो गए, मर गए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर की झाड़ियां नहीं खा सकते थे। फिर उससे ऊंची गर्दन वाले जिराफ भी धीरे धीरे समय के साथ मर गए, ठीक है। और जो सरवाइव किया वो क्या हुआ, बचा रह गया। यही कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना। अब ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। जब छोटी झाड़ियां खत्म हो जाती हैं तो ये तीनों स्ट्रगल करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। उसमें जिसकी गर्दन लंबी है उसे कम स्ट्रगल करना है, और वो ऊपर की झाड़ियों को खा करके जीवित रह लेता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये मुझे आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो थ्योरी है वो है उत्परिवर्तनवाद, या इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो आपके किसने दी थी, ह्यूगो डी ब्रीज महोदय ने दी थी, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रीज महोदय ने यह कहा था कि समय के साथ, ठीक है ना, किसी भी प्रजाति में एक अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। ये होता क्या है कि इन्होंने एक अयंथोरा लैमर्कियाना, ठीक है ना, नामक पौधे पर जो है एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इन्होंने देखा कि पौधे में कुछ विशेष गुण पैदा होते हैं, जिसको सांध्य प्रिमरोज भी कहते हैं हिंदी में। इस पौधे को कहते हैं सांध्य प्रिमरोज, ठीक। इंग्लिश में इसका साइंटिफिक नेम है आयंथेरा लेमर्कियाना। इस पौधे पर इन्होंने क्या किया, इस पौधे को मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे ये, ठीक। इसको ऑब्जर्व करने पे देखा इन्होंने कि अचानक से इसमें एक परिवर्तन होता है, इसी पौधे में अचानक से एक परिवर्तन होता है। क्या होता है कि सपोज करिए कि इसकी पत्तियां जो है गोल हो गई, ठीक है ना, एक दो पत्तियां
गोल हो जाती हैं इस पौधे की अचानक से। ठीक। तो इन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि भाई ये पौधा अभी ऐसा था, कुछ समय बाद ये पौधा गोल पत्तियां करने लगा, उसमें लंबी पत्तियां भी हैं पर अब ये गोल पत्तियां कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट टाइम जब इस पौधे के बीज कहीं लगाए गए तो उन पौधों में गोल पत्तियां ही होना शुरू हो गई, कोई भी लंबी पत्ती नहीं आई। तो इन्होंने कहा कि ये उत्परिवर्तन है, ठीक है ना, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक अचानक परिवर्तन हुआ, सडन चेंज हुआ, ठीक है ना। अपनी अडॉप्टेशन को लेके किस कारण से हुआ ये नहीं पता, परंतु एक अचानक परिवर्तन होता है और उस अचानक परिवर्तन में इस पौधे के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आकस्मिक उत्परिवर्तन हो रहा है। ठीक। और ये जाति का पहला सदस्य है, मान लीजिए ये इस जाति का पहला सदस्य है, तो इसके अंदर वो परिवर्तन हुआ तो इसको बोला जाएगा म्यूटेंट। म्यूटेंट, ठीक ना। या उत्परिवर्ती, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिया, तो हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। किसने दिया? हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। किस पौधे पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था सांध्य प्रिमरोज या आयोनथेरा आइनोथेरा लैमर्कियाना पर इन्होंने किया था। इन्होंने कहा कि किसी भी नई जात की उत्पत्ति एक बार में स्पष्ट और स्थायी रूप से होती है, ना कि वो वंशानुगत प्रोसेस है, एक ही बार में स्थायी रूप से होगी। और इसके लिए जो पौधा उत्तरदायी है या जो जीव जंतु उत्तरदायी है जिसमें पहली बार ये लक्षण देखे जाएंगे, उसे म्यूटेंट या उत्परिवर्ती कहते हैं। और इसी क्रम में फिर वो चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस पर देख लेते हैं। जैसे महाकल्प, कल्प और घटना से संबंधित है। पहला है प्रोटेरोजोइक, ये एरा है, प्रोटेरोजोइक एरा है। कैसे कैसे किस किस काल में क्या क्या आया ये बताया जा रहा है। तो प्रोटेरोजोइक सबसे पुराना समय है, ठीक है ना। इस सबसे पुराने समय में आपका प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह मिलता है, फिर पैलियोजोइक आता है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो मेसोजोइक आता है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा, मैं ये पोर्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी यहां से इससे संबंधित प्रश्न पहले नहीं आए हुए हैं, जैसे आएंगे मैं उन्हें आगे बताऊंगा। जो प्रश्न आए हुए हैं मैं उन्हें बता रहा हूं। एक क्रिटेशियस युग है जो कि मेसोजोइक में आता है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायोसिक। तो आपने जुरासिक मूवी बहुत देखी होगी। तो मेसोजोइक में डायनोसोर, ठीक है ना, जो कि विशाल का है, सरीसृप है, उसका उत्पत्ति देखिए यहां गलत लिखा हुआ है, विलुप्त नहीं है, उत्पत्ति है, ठीक है ना। उसकी उत्पत्ति होती है क्रिटेशियस युग में, जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है ना। क्रिटेशियस युग में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक। और ट्रायोसिक युग लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का है, जहां पर धीरे धीरे इनका जो है विलुप्ति होगी। तो प्रश्न आपका बहुत बार पूछा हुआ है, यूपी के लोअर एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है ना। और आपका लोअर सबऑर्डिनेट में मैंने बता ही दिया कि पूछता रहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी बता दे रहा हूं। हमेशा पूछता है कि डायनासोर रहे या डायनासोर थे किस युग के। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे सेनोजोइक दे देगा, मेसोजोइक दे देगा, ठीक है, या प्रोटोजोइक दे देगा, पैलियोजोइक दे देगा। तो आपको एक ऑप्शन मारना है, तो मेसोजोइक थे। अगर मेसोजोइक में भी पूछता है कि किस युग में, किस काल युग के किस कालखंड में, मतलब उसको अगर 3 कल्प में बांटा जा रहा है तो किस कालखंड में, तो आपका क्रिटेशियस कल्प में। देखिए ये महाकल्प है, ये कल्प है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि सरीसृपों की उन्नति किस में हुई, तो पार्मियन, पेलियोजोइक के पार्मियन युग में सरीसृपों की उन्नति होती है, और प्रथम सरीसृप जो है बनते हैं कार्बनिफेरस में, ठीक। तो आपका फिर आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पढ़े हैं। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न में क्या कहता है कि उत्परिवर्तन, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, तो अभी मैंने बताया कि ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, तो ए का 4, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें बचते हैं, ठीक है ना। फिर आता है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत आपने बताया कि हमने बताया है किसने दिया है, ठीक है ना, किसने दिया है?
डार्विन ने दिया है, तो बी का 3, यहां से भी आंसर नहीं मिलता है। ठीक, फिर आता है ओपेरन अवधारणा। ओपेरॉन अवधारणा जो है ये हमारे जैकब और मोनोड मोनोड ने दिया, जैकब और मोनोड ने दिया। ठीक है ना। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया, तो ये चौथा ऑप्शन हम अपने आप मिला लेंगे, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसे कहीं नोट डाउन कर लेंगे कि ओपेरन अवधारणा, ओपेरन अवधारणा किसने दिया, तो जैकब और मोनड ने दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद, जिसे नेचुरल सिलेक्शन वही मैं कह रहा था, चयन या वर्णवाद, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, तो हमने बताया था कि किसी भी जीव जंतु में असीमित संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सही है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है और उसमें फिर चेंजेस होते हैं फर्दर। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर 3-4 जीवधारी हैं उसमें जो सबसे स्ट्रांग होगा, सर्वाइव करने के लिए सबसे फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा, बाकी की डेथ हो जाएगी। उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पर अपने लेक्चर्स को जो है समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिन हमारे दोस्तों को कोई भी परेशानी होती है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपको क्रम वाइज लेक्चर मिलते जाएंगे। वीक में कोशिश की जाएगी कि 6 लेक्चर या 5 लेक्चर कम से कम अपलोड किए जाए। ठीक है, तो आप लोग का सहयोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे दोस्त नए ज्वाइन करते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।